तो चलिए बच्चों, आज की अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज बच्चों हम आपका ग्रामर का टॉपिक है समास। ठीक है, आज हम इससे पढ़ेंगे। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक थे, हम लोग काफी कर चुके हैं। और अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एनुअल के लिए जो हमारा सिलेबस बाकी बच गया था उसे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है आपकी आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो आज हम आपका ग्रामर का जो टॉपिक है समास वह लेंगे बच्चों। समास जो है बेटा आपका कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग पहले भी समास पढ़ चुके हैं। 6th क्लास में भी पढ़े हैं हमने, 7th में भी पढ़े हैं। ठीक है, समास का क्या मतलब होता है? समास का मतलब बच्चों जो होता है, हम अगर देखें तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त, ठीक है, यानी सम प्लस आस से मिलाकर बनता है समास। यानी कि समीप ले आना, शब्दों को जो है एक दूसरे के समीप ले आना, यानी नजदीक ले आना, पास में ले आना एक दूसरे के। ठीक है, उसे हम समास कहते हैं। अब जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे बेटा वर्ड, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वह संक्षिप्त हो जाएंगे, यानी छोटे। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे बन जाना। सपोज करो, जैसे कि मैं अगर कहती हूँ आपके लिए, देखिए, एक तो मैं कहती हूँ रसोई के लिए घर, ठीक है ना, के लिए घर। और एक तरफ मैं कहती हूँ कि रसोई घर, रसोई घर। ठीक, तो ये दो चीज मैंने ली यहाँ पर कि रसोई के लिए घर या रसोई घर। मतलब क्या हो गया कि देखिए 1 2 3 4 रसोई के लिए घर, ये 4 वर्ड है। ठीक है ना, कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। दूसरा है रसोई घर, ये 1 वर्ड है। तो हमने क्या किया, इन चारों वर्णों जो वर्ड है, शब्द है, उनको संक्षिप्त कर दिया और उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, रसोई घर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो इस तरह से इसे 4 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। और भी ऐसे बहुत सारे, सपोज करो मैं कहती हूँ शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक, ये। और एक तरफ मैं कह देती हूँ कि यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, तो देखिए शक्ति के अनुसार 1 2 3 3 वर्ड है ये। ठीक, और यहाँ पर केवल ये 1 वर्ड है। तो यानी हम इन 3 वर्ड को हमने इस 1 वर्ड में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा समास हो गया। हमने इसको समास कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। ये जो 3 वर्ड थे इनको छोटा करके हमने जो है एक वर्ड में ले आए, यानी कि यथाशक्ति एक जो शब्द है हमारा, उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा समास कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब इनको शॉर्ट करके हमने एक वर्ड में ले आए, तो ये क्या कहा जाएगा हमारा? ये समास। समास, या बेटा इसको हम समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम समास और समस्त पद दोनों कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ये जो था हमारा, जिसमें हमने इस समास को खोला था, इसको हम कहते हैं बच्चों समास विग्रह। समास विग्रह। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समास विग्रह है, यानी कि शब्द को खोलकर लिखना, उसको तो कहते हैं समास विग्रह। और समास विग्रह यानी कि उस खुले हुए वर्ड को, ये जो वर्ड की डिटेल्स है, उसको संक्षिप्त करके 1 वर्ड में उसको लिख देना, उसे हम समास कहेंगे, या उसको समस्त पद भी कहते हैं। ये समास तो एक ग्रामेटिकल हमारा विषय हो गया कि हमने इसका समास कर दिया, ये इसका समास विग्रह कर दिया। लेकिन इस शब्द को जो है हम क्या कहेंगे? इस शब्द को कहेंगे हम समस्त पद। ठीक है, क्यों कहेंगे समस्त पद, मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक, तो आपने इतना समझा बेटा कि समास जो है क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त कर देने की जो विधि होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, शब्द समूहों को संक्षिप्त, छोटा कर देने की जो प्रक्रिया होती है, उसे समास कहा जाता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, शक्ति के अनुसार 3 वर्ड। इसी को जब हम इसका समास करते हैं
तो यथाशक्ति वर्ड हो जाता है, और यह केवल एक वर्ड है। ठीक है ना, यही सारी बात कि शक्ति के अनुसार, ये हमारा यथाशक्ति में है, आ गया। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, और भी मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, सपोज करो हम कहते हैं रात ही रात में। ठीक है ना, रात ही रात में, और इसको हम जब समास कर देंगे तो वर्ड क्या बनेगा बेटा? रातों रात। ठीक है, रातों रात, या बात ही बात में, यानी बातों बात। तो ये देखिए 1 2 3 4, रात ही रात में, तो 4 वर्ड है। ठीक है, और इसको जब हम समास करते हैं तो केवल एक शब्द बनता है, रातों रात। या बात ही बात में, तो बातों ही बातों में, उसको संक्षिप्त कर दिया तो वर्ड बन गया बातों बातों में, यानी बातों बात। ठीक है, तो 4 शब्दों को एक शब्द में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इन शब्दों को, ये जो शब्द समूह है हमारा, ये इनको जोड़कर संक्षिप्त कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, और इस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। क्लियर है बेटा? और इस समास से अगर इस प्रक्रिया पे जाते हैं, इस समास से इस प्रक्रिया पे जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे समास विग्रह, यानी कि शब्द को विस्तृत करके लिख देना, खोल कर लिख देना, उस प्रक्रिया को कहेंगे समास विग्रह। ठीक है, तो बेटा ये आपको समझ आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं, और समास के जो दोनों रूप हैं, यानी समास विग्रह क्या प्रक्रिया होती है और समास क्या प्रक्रिया होती है। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद अब समझते हैं कि बेटा देखो, आपने ये तो हो गया आपका समास से संबंधित चीजें कि समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है। अब आप बेटा सोच रहे होंगे कि एक ऐसा सा ही टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ कुछ, जिसमें मैडम ने कुछ बताया था कि इसमें जोड़ना है, तोड़ना है ना, जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, तोड़ोगे तो ये बन जाएगा। आपको ध्यान आ रहा है कि कुछ हमने ऐसा पहले भी पढ़ा था? चलिए मैं बताती हूँ, हमने कुछ पढ़ा था ऐसा बेटा, संधि पढ़ी थी हमने ऐसे, कि जिनको जोड़ने पर संधि बनती है, और जब उन्हें अलग अलग करते हैं, खोलते हैं, तो उसे हम संधि कह देते हैं, संधि विच्छेद कह देते हैं। तो हमने संधि पढ़ी थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि संधि और समास में डिफरेंस क्या है। ठीक, संधि भी ऐसे ही कुछ टॉपिक था कि उसको जब हम जोड़ेंगे तो संधि कहेंगे, और जब उसे तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद कहेंगे उसको। लेकिन बेटा फिर भी दोनों में एक अंतर है। ठीक, हम देखते हैं जरा कि संधि और समास में अंतर क्या है। बेटा आपको ध्यान होगा, मैंने ये चीज तब भी समझाई थी जब मैंने संधि पढ़ाई थी। आप तब भी मैंने ये चीज समझाई थी कि संधि और समास में एक डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है ये मैंने आपको तब भी बताया था। क्या किसी बच्चे को याद है? अगर किसी को पता है तो जरा मुझे बताएंगे बेटा, अपने आप को अनम्यूट करके। किसी बच्चे को अगर ये मालूम है कि संधि और समास में क्या डिफरेंस होता है, जो कि मैंने जब संधि आपको पढ़ाया था तो मैंने ये चीज समझाई थी आपको, और वही चीज मैं अब दोबारा आपसे पूछ रही हूँ। तो किसी बच्चे को यदि ध्यान है तो मुझे बताएंगे बेटा। मैम रोमन, संधि, मैम जो यस संधि बेटा। होती है उसमें दो शब्दों को दो शब्दों की मात्राओं को जोड़ा जाता है, और जो समास होते हैं उसमें दो शब्दों को जोड़ा जाता है और एक विशेष अर्थ बनाया जाता है उनका। ओके, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा रह गया है अनक्लियर जो रह गई बात, बाकी आपने ठीक बताया बेटा। व्हाट्स योर नेम? मैम गर्व अग्रवाल। गर्व अग्रवाल, ओके बेटा, थैंक यू गर्व। अच्छा आंसर दिया है बेटा इसने। इसने कहा है कि संधि जो है वो शब्दों की मात्राओं को जोड़ती है, और समास शब्दों को जोड़ता है। तो हम मात्राएं नहीं कहेंगे बेटा उसमें, हम कहेंगे कि संधि तो दो वर्णों में होती है। ये देखिए, जो संधि जो है ना, ये दो वर्णों में होती है, वर्णों में।
ओके। और समास जो है ना, ये 2 शब्दों में होता है, शब्दों में। मीन्स संधि में 2 वर्णों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, 2 वर्णों को जोड़ा जाता है संधि में। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, विद्या प्लस आलय, ठीक। और इसका शब्द जो है वह बनता है बेटा विद्यालय, ठीक। देखिए, विद्या प्लस आलय, तो विद्या के बाद आलय है, आ भी आया हुआ है, बट हमने जो इसकी संधि करी है बच्चों, तो विद्यालय शब्द बना है। ये वाला जो आ है ये इसके साथ मर्ज हो गया, मिल गया है, ठीक। और शब्द हमारा विद्यालय बनता है। यानी कि ये जो वर्ण है आ प्लस आ इक्वल आ, हमने इन वर्णों में संधि करी है और वर्ण बना है विद्यालय, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम समास में क्या करते हैं बच्चों, समास में हम शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों, पूरे शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पर हम इसको नहीं जोड़ते बल्कि पूरा हम शब्द जोड़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यथाशक्ति, है ना, तो यथाशक्ति यानी पूरा पूरा शब्द जोड़ा है, ये पूरा शब्द, यहाँ कहीं बीच में मिसिंग नहीं है, कुछ भी यहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं है बीच में, पूरा वर्ड जुड़ा है ये। तो समास जो है वो 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है बेटा, और संधि जो है 2 वर्णों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि इसमें 2 वर्णों में होती है संधि और समास 2 शब्दों में होता है। क्लियर बेटा? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि समास किसे कहते हैं, समस्त क्या होता है, और संधि और समास में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, ठीक है बच्चों। समास के भेद, कितने भेद होते हैं समास के बेटा? समास के 6 भेद होते हैं, 6, ठीक। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है समास का भेद तत्पुरुष समास, ठीक है। पहला होता है बच्चों तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास है। फिर है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास होता है बेटा। फिर अव्ययी भाव समास भी होता है, अव्ययी भाव समास भी होता है। और एक होता है आपका द्वंद्व, हाँ द्वंद्व रह गया बेटा, एक होता है द्वंद्व, ठीक है। ये हमारे कितने हुए बच्चों? ये हुए 6 भेद, ठीक है ना। ये 6 भेद हुए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। क्रम इनका ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमें समझने सारे ही हैं, कोई किसी भी नंबर पर आता है उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। लेकिन 6 भेद होते हैं समास के, मुख्य रूप से जो है 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास, ठीक। तो ये 6 भेद इसके होते हैं। अब हम 6 भेदों में से क्रमबद्ध तरीके से बेटा सीरीज वाइज में एक एक करके समझे। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम समझते हैं तत्पुरुष समास, ठीक। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? देखिए बच्चों, एक इससे पहले ना आपको एक चीज और समझाती हूँ मैं। देखिए, जो अभी हमने बताया था ना कि समस्त पद होता है, सपोज करो मैंने बताया आपको यथाशक्ति एक वर्ड दिया, चलो मैंने उसी से आपको एग्जांपल समझाती हूँ। यथाशक्ति एक वर्ड था, ठीक। अब होता क्या है, ये एक समस्त पद है, मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये एक समस्त पद है, समस्त पद। देखिए बेटा, समास जो होते हैं ना, समास को जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम समास भी कह देते हैं। कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ शक्ति के अनुसार शब्द समूह को समास में परिवर्तित कीजिए, या इन शब्द समूहों का
समस्त बनाइए। ये एक ही बात है, दोनों क्लियर है। तो अब हमें ये देखना है कि ये समस्त समस्त का मतलब होता है सारा, और पद मीन्स पद, तो ये सारा पद है मीन्स। अब सारा पद तो जब होता है ना जब कुछ जोड़ के बनता है। बिल्कुल सही बेटा, देखो ये यहाँ पे ये ऐसे जोड़ा हुआ है, यानी कि समस्त पद में दो पद जुड़े होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक है, ये यानी पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल समस्त पद, ये है इसका नियम। पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल समस्त पद। तो हर समस्त पद में दो पद जुड़े होते हैं बच्चों, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, यानी कि दो शब्द होते हैं, उसमें आधे आधे होते हैं। तो पहले वाले को हम पूर्व पद कहते हैं बच्चों, और दूसरे वाले में हम उत्तर पद उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर इतनी बातें? जितने भी हम समास पढ़ेंगे या 6 समास पढ़ेंगे हम, 6 में ही ऐसा ही है कि सब में दो दो हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हैं। अब किसी समास का तो बेटा पूर्व पद मुख्य होता है, किसी का उत्तर पद मुख्य होता है, किसी का दोनों ही इक्वल होते हैं, और किसी का कोई भी पद मुख्य नहीं होता, बल्कि जो उनसे बनने वाला तीसरा पद अर्थात समस्त पद होता है वह मुख्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कई सारे इसमें समास के जो दो दो भेद होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। तो अभी हम पहले वाला देखते हैं बेटा, ठीक है। समस्त पद जो है मैंने आपको समझा दिया कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल समस्त पद। अब हम सबसे पहले इन सबको रफ कर देते हैं बेटा, और सिर्फ पहला वाला जो है ये तत्पुरुष, हम इसे ही देखेंगे। तो तत्पुरुष जो है, अगर हम कारक की दृष्टि से इसको देखते हैं बेटा, तत्पुरुष समास, पहले तो देखिए कि इसका जो उत्तर पद है ना, उत्तर पद कौन सा है बेटा, ये दूसरे वाला जो होता है, यानी उत्तर पद ये वाला सेकंड वाला जो है, ये वाला पद इसका प्रमुख होता है। तत्पुरुष समास का सेकंड वाला यानी उत्तर पद जो है वो प्रमुख होता है, और इसको बनाने समस्त पद जब बनाते हैं ना, तो शब्द समूह के जो बीच में कारक चिन्ह आते हैं, पश्चर्ग आते हैं, वह लुप्त हो जाते हैं। कारक की दृष्टि से अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास के जो है वह कितने भेद होते हैं बेटा, वो 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। आपने कारक पढ़े थे ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तत्व और संबोधन, ये कारक चिन्ह थे बेटा। तो हम अगर कारक की दृष्टि से इनके भेद देखते हैं तो इनके 6 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता नहीं होता है, ठीक है, कर्ता को हटा दीजिएगा, और बाकी जो है कर्म से हम स्टार्ट कर देंगे इनके भेद, और एक संबोधन जो है वो भी नहीं होता है इनका भेद। इस तरह से कारक हमारे 8 होते हैं, लेकिन इसके भेद 6 होंगे। एक कर्ता हटा दीजिए और एक संबोधन हटा दीजिए। तो कर्म, कर्म, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, और अधिकरण के बाद आपको कौन सा रह गया, कर्ता को हटा देंगे, ठीक है। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 भेद हो गए हमारे, ठीक है। उनके अब हम उनको क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं लिख देती हूँ आपको, इनके ना जो कारक के आधार पर, कारक के आधार पर इनके होते हैं 6 भेद, ठीक। जैसे कि तो बच्चे नहीं लेते, कर्म, कर्म तत्पुरुष हो गया बेटा, करण, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और एक हो गया आपका अधिकरण, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो है इस तरह से 6 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो ये हो गए 6।
इसके जो भेद है ये 6 हो गए, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध एंड अधिकरण। अब आपको पता है ये कारक चिन्ह है, इनके कारक चिन्ह भी आपको मालूम है। इसका को हो गया, ठीक है, करण से, के द्वारा, ये इनके कारक चिन्ह हो गए बच्चों। संप्रदान का हो गया के लिए, हो गया है ना, के लिए। अपादान का हो गया से, अलग होने के भाव में मैंने बताया था आपको। संबंध का हो गया का, के, की, है, रा, रे, री, इस तरह से मैंने आपको कई सारे बताए थे। अधिकरण का हो गया में और पर। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि ये इनके कारक चिन्ह है। तो यानी कि जो समास, जब हम समास विग्रह करेंगे मीन्स इनका, तब इनके बीच में से ये जो चिन्ह आएंगे ना वो हट जाएंगे, इनके बीच में से ये चिन्ह हट जाएंगे। जैसे अभी मैंने कहा, मान लीजिए हम कर्म का देख रहे हैं, चलिए कर्म के लिए एक एग्जांपल आपको देती हूं मैं। वन गमन, देखिए वन गमन, वन गमन, ठीक, ये है। और इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो हम कहेंगे वन को गमन। देखिए वन को गमन, अब इसमें बीच में आ गया ना, को आ गया, को, तो को जो है हमारा कर्म कारक है, तो वन गमन जो है ये कर्म तत्पुरुष है। अब इसको जब हम इसका समास विग्रह है, लेकिन जब इसको हम समास पद बनाएंगे या समास बनाएंगे तो इनके बीच के जो कारक चिन्ह है ना ये लुप्त हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं बीच के, ठीक है, ये लुप्त हो जाते हैं जब हम इसका समास पद बनाते हैं, यानी इसको जोड़कर समास बनाते हैं। और जब इसका समास विग्रह करेंगे हम तो फिर से ये कारक चिन्ह जो है ये फिर से बीच में आ जाए, ठीक है, यही है तत्पुरुष समास। अब जैसे करण है, सपोज करो, चलिए करण का भी एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। करण के लिए मान लीजिए मैं कहती हूँ जन्मांध, ठीक है, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ठीक है, जन्मान, जन्म से अंधा, यानी जन्म से अंधा है, तो से जो है ये करण तत्पुरुष आ गया, करण के द्वारा, यानी जन्म के द्वारा ही अंधा है, वो जन्म से ही अंधा है मीन, ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, करण तत्पुरुष। इसके और भी आ सकते हैं, जैसे शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल यानी शोक से आकुल, शोक से आकुल, आकुल में व्याकुल में, है ना, शोक से आकुल, यानी कि शोक में दुख, दुख से व्याकुल, दुख से व्याकुल में शोकाकुल। तो ये सारे करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल, ठीक है। अगला देखते हैं हम अपादान। चलिए मैं इनको रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, इसका एक रहने देते हैं हम, ठीक है ना। अगला आता है संप्रदान। संप्रदान का सिंबल आपको पता है, के लिए होता है बेटा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देखें इसका मालगाड़ी, मालगाड़ी, ठीक है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, माल के लिए गाड़ी, उसे तो मालगाड़ी कहेंगे, जो माल के लिए गाड़ी होती है ना, उसे मालगाड़ी कहते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो बीच में क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, और के लिए संप्रदान का सिंबल होता है बच्चों, ठीक है ना। के लिए क्या होता है, संप्रदान का एक सिंबल होता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, क्योंकि के लिए यूज हो रहा है और के लिए जो है वो संप्रदान का ही सिंबल होता है। और भी इसका देख सकते हैं हम, जैसे सपोज करो विद्यालय है ना, विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, व्यायाम शाला, व्यायाम के लिए शाला, तो ये सारे जो है ये हमारे संप्रदान के ही एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है ना।
संप्रदान के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि यहाँ के लिए सिंबल आ रहा है। एक तो कि के लिए जो है वो किसका सिंबल है, वो संप्रदान का सिंबल है, और इसलिए यहाँ पर ये संप्रदान कहा तो तत्पुरुष ही जाएगा बच्चों। ये चाहे कोई सा भी भेद आ रहा है, इससे आपको कुछ नहीं है, आपको तो सिर्फ तत्पुरुष समास देखना है। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं सारे। तत्पुरुष समास का मतलब ही सारे कारकों को समाहित कर लेने वाला होता है, यानी इसमें जितने भी समास आते हैं वो सब कारक चिन्हों वाले ही होते हैं। और जब हम ऐसे शब्द समूह को समास करते हैं तो उनके बीच में से जो है उनका जो कारक चिन्ह है ना, परसर्ग, ये जो ये को, से, देखिए से, ये सब जो है ये क्या होता है, ये हट जाता है। देखिए जब मैंने वन को गमन इस शब्द समूह का मैंने समास कर दिया या समस्त पद बना दिया, तब क्या हुआ कि जो को है बीच में से ये हट गया। ठीक है, ये परसर्ग यहाँ से गायब हो गया और शब्द बना वन गमन। तो ये शब्द बन गया वन गमन, यानी वन को गमन। ठीक, जन्मांध, ये जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। तो यहाँ पर जब हमने इसका समस्त पद बनाया बच्चों, तो ये से जो है ये यहाँ से हट गया। यही मैंने आपको बताया है कि ये सिंबल्स जो है यानी परसर्ग जो है, जब हम इनका समस्त पद बनाएंगे तो ये परसर्ग हट जाएंगे यहाँ। ऐसे ही मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, लेकिन माल के लिए गाड़ी शब्द समूह को जब हम समस्त पद में बदलेंगे तब इसका जो ये बीच का है परसर्ग ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, हम अपादान के एग्जाम्पल देखते हैं। अपादान के लिए जो है जैसे कि इसका से इसका सिंबल है, तो हम कह सकते हैं जैसे रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। ठीक है, रोगग्रस्त का मतलब है रोग से ग्रस्त, या हम रोग मुक्त कहेंगे इसको, क्योंकि अलग होने के अर्थ में है ना बेटा इसलिए। तो रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, इसको हम जब बनाएंगे विग्रह करेंगे तो इसका बनेंगे रोग से मुक्त। ठीक है, रोग से मुक्त यानी रोग से मुक्ति मिल गई। ये से जो है ये हमारा अपादान कारक का सिंबल, से जो है ये अपादान कारक का सिंबल है कि रोग से मुक्त, यानी कि रोग से दूर हो गया, वो मुक्ति हो गई उसके रोग से। ठीक है, देश निकाला, इसी को हम कह सकते हैं जैसे देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला में देश से निकाला, देश से निकाला। ठीक है, देश से निकाला यानी कि जो देश से निकाल दिया गया हो उसमें क्या होगा, ये संप्रदान अपादान कारक में आए। और देश से अपादान में दूर होने का भाव भी आता है बेटा, मैंने आपको बताया। तो जब देश से निकाल दिया गया यानी देश से दूर हो गया वो, तो ये अपादान के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही फिर होता है संबंध, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में भी मैंने आपको सिंबल्स बताए थे कि काके की, रारे री सब आ सकते हैं ये। तो जैसे संबंध में मान लीजिए मैं कहती हूँ राजा का पुत्र, तो इन सबको मैं रख कर देती हूँ, यहाँ पे और लिखती हूँ आपके लिए बेटा। देखिए राजपुत्र है ना, राजपुत्र, तो क्या होगा इसका, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये जो का है ये क्या सिंबल है, ये संबंध कारक का सिंबल है बेटा, संबंध कारक का ये सिंबल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, राजकुमारी ना, राजकुमारी तो राजा की कुमारी, राजकुमारी, इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, राजा की कुमारी, कुमारी में पुत्री मतलब कुमारी। ठीक है ना, तो ये जो की है ये क्या है, ये संबंध कारक, ये संबंध कारक है। ठीक है ना, राजाज्ञा, हरि भक्ति, हरि भक्ति, हरि की भक्ति,
हरि की भक्ति, पितराज्ञा, पिता की आज्ञा। तो ये जो का के की आ रहे हैं बीच में, ये सारे संबंध कारक है और इसी नाते बेटा ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। यानी कारक जो हमारा समास है वो तत्पुरुष ही होगा, लेकिन उसके इंटरभेद है, इसके अंदर भी 6 प्रकार के हैं ये। तो अगर उसको कैटेगराइज करेंगे हम तो संबंध के अंतर्गत आएगा बेटा। ठीक है, अगला देखते हैं हम अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष हम किसे कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष के मैंने आपको सिंबल्स बताए, में और पर होते हैं बेटा इसके। ठीक है, में और पर, जैसे कि कहें तो हम घुड़सवार, घुड़सवार। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, घोड़े पर सवार, तो घुड़सवार कहेंगे इसको, घोड़े पर सवार। तो ये जो बेटा ये वाला सिंबल है, ये देखिए पर, ये पर क्या है? ये पर है हमारा अधिकरण कारक। ठीक है ना, अधिकरण कारक का सिंबल है ये पर। तो इस तरीके से ये सिंबल कौन सा हमारा समास हो गया? ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे प्रेम मग्न, प्रेम मग्न, प्रेम मग्न, प्रेम मग्न का मतलब प्रेम में, यस, प्रेम मग्न। ठीक है, तो प्रेम में मग्न, तो ये जो में है ये वाला, ये क्या हुआ? ये भी हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों जो है हमारे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने समास के पढ़े। समास के टोटल भेद थे 6, उनमें से हमने सबसे पहले पढ़ा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, इन सबके सिंबल्स आपको बताए गए और इनके एग्जाम्पल्स आपको बताए गए कि किस प्रकार से हम इनको पहचान करेंगे। और जब भी कभी हम शब्द समूहों से समस्त पद बनाएंगे तब क्या होगा कि उनके बीच में जो आने वाले परसर्ग है यानी कारक चिन्ह है जब, तो वह कारक चिन्ह जो है वह हट जाएंगे उनके बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हम यह आज आपका समास का सिर्फ एक पार्ट लिया है अभी, यानी हम एक तत्पुरुष ही समझ पाए हैं। तत्पुरुष को हमने डीपली समझा है उसको, कि उसके 6 पार्ट हैं, 6 के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों। ठीक है, और इसका जो बाकी पोर्शन है वो अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है,